हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम आभाष वैद्यनाथन है और मैं आप लोग को यूजीसी के द्वारा कंडक्टेड जीआरएफ और नेट का जो एग्ज़ाम्स होता है जो दिसंबर 2026 में होने वाला है। यह आप जैसा कि आप लोग को मालूम है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। जून का एग्ज़ाम्स हो गया, मैंने क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चंस को एनालाइज भी किया। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सब लोग एकदम गर्व कॉन्फिडेंट रहिए, ये अच्छा से हो जाएगा। हम लोग का एक लोग अब अगले 6 महीने में एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएँगे। इसका डिस्कशन मैं बाद में करूँगा कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या करता है। वेटेज के अनुसार चलेंगे। सिलेबस में 10 टॉपिक है, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एमए लेवल का सिलेबस टॉपिक्स है, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं। और इसमें ये देखेंगे कि यूजीसी का पेड क्वेश्चंस क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ये हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले तो पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से करेंगे और सिलेबस करने के बाद मॉक टेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे गए हैं के आसपास किस तरह से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसका प्रैक्टिस मैं आप लोग को दूंगा। कुछ सिलेबस करने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे संभवतः और प्रायतः एक प्रश्न आ ही जाता है। तो उस तरह की चीज़ों को देखेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में नए हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो पैटर्न को देखते हुए छोटे-छोटे लॉजिक जो हम ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में जिसको हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, उस पे ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छा कोर्स है और आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। So, if we divide the syllabus into different topics, Indian economy has got maximum weightage. I will show you how much weightage each topic has. Topics have lots of, they are different topics and all the topics have different weightage. So, according to the weightage, if we follow, then Indian economy has the maximum weightage, then followed by micro and macro. Then there is a stats and mathematical economics. इस तरह से सिलेबस में, और उसके बाद छोटे-छोटे जो टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक है, पब्लिक फाइनेंस है, एनवायरनमेंटल एंड डेमोग्राफी है, इनके भी वेटेज रहते हैं। और एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है जिसका वेटेज कम रहता है, लेकिन वो भी रहता है, वो भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, हमें सारी चीज़ करना है। तो आज मैं आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करूँगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म production and the cost, market structure, game theory, all these things are part of the syllabus. So, we will start with microeconomics. देखिए, सबसे पहले देखिए कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ लेट अस कम, इसमें करना है मार्शलियन एंड यूटिलिटी एनालिसिस भी पढ़ना है, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर भी पढ़ना है और रिवील्ड प्रेफरेंस भी पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले मैं पहला क्लास में कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाना चाहूँगा। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ाना चाहूँगा। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है? और हर जगह इकोनॉमिक्स का अपना एक लॉजिक है। देयर इज़ अ लॉजिक एवरीवेयर। यदि मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप एक शर्ट खरीदिए या आप एक कार खरीदिए या कोई आइटम खरीदिए, तो आपके दिमाग में क्या प्रश्न आता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू द मार्केट और व्हेन यू आर इन अ मॉल और एनीवेयर, whenever you are in the market, what is the basic question that is at the back of your mind? The basic question here is the best I can. मुझे एक शर्ट खरीदना है। शर्ट मार्केट में बहुत रेंज के हो सकते हैं। सिर्फ मैं बेस्ट देखूं, बहुत कॉस्टली हो सकता है, लेकिन क्या मैं उसे खरीद सकता हूं? नहीं। जो मैं खरीद सकता हूं उसमें सबसे अच्छा कौन है? प्रश्न यही है। तो यहाँ पे मुझे दो टूल सिखाता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, द बेस्ट आई कैन। ये हमें दो टूल सिखाता है। दो टूल है इसमें। यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है, एक यहाँ पे कंसेप्ट है तो बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, और एक दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं प्राइस लाइन या बजट लाइन। प्राइस लाइन ऑब्लिक बजट लाइन, ऑब्लिक बजट। ये दो कंसेप्ट हमें समझना है। आपको मैं, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस।
So what I'm going to teach you is, I'm going to teach you indifference curve analysis. Indifference curve analysis. What I'm going to teach you, I'm going to teach you indifference curve analysis. Now, सबसे पहले व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? ठीक है, ये इसके जो कोई भी बनाया जाता है, कोई भी थ्योरी होता है, जब उसको बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ एजम्पशंस होते हैं। ये एजम्पशन किस चीज़ पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। दो तरह के यूटिलिटी कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी कंसेप्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक है कार्डिनल कंसेप्ट और दूसरा है ऑर्डिनल कंसेप्ट। दो तरह के कंसेप्ट हैं। दो तरह के कंसेप्ट हैं यूटिलिटी के, कार्डिनल कंसेप्ट एंड ऑर्डिनल कंसेप्ट। देखिए यूटिलिटी इटसेल्फ, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए तो हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। यदि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस बनते हैं वहां से। तो जितना छोटी बातों पे हम ध्यान रखें वो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए अच्छा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा, लॉजिक लगाने में मदद मिलेगा। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, ये होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग वांट सेटिस्फाइंग पावर, ये एक यहाँ का कंसेप्ट है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। और कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ ऐसी बातें जब हम ये मान के चलें, जब हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं तो कह सकते हैं, एक मैथमेटिकल यूनिट दे सकते हैं। मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इसी एजम्पशन पे बेस्ड हुआ है। मार्शल कहते हैं कि यूटिलिटी इज कार्डिनल कंसेप्ट। कार्डिनल कंसेप्ट का मतलब हो गया यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम क्वांटिफाई कह सकते हैं कि हमें इतना सेटिस्फैक्शन मिले। ये एजम्पशन है। एजम्पशंस, कोई भी चीज़ हमने बनाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कोई भी हाइपोथेसिस बनाने से पहले, कोई भी थ्योरी बनाने से पहले कुछ एज्यूम करके चलते हैं, एक मॉडल बनाते हैं और मॉडल में एजम्पशन लेके चलते हैं। तो कार्डिनल कंसेप्ट का मतलब हो गया, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब हो गया, कार्डिनल कंसेप्ट इन यूटिलिटी का मतलब हो गया कि यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाई, ऑफ कोर्स इट हैज अ लिमिटेशन। In reality, utility cannot be quantified because it is a subjective matter. So something which is very subjective, how you can quantify it? But sometime we quantify it. Sometime we can quantify it. That's another development. And ordinal is, I am not able to quantify my satisfaction. मैं क्वांटिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूं कि देखिए मेरा प्रेफरेंस क्या है। I have preference towards certain commodities in comparison to other commodities. For example, I have a preference towards coffee. If you give me options between tea and coffee, I will prefer coffee. This I can say. I can give my preference towards certain kind of movies. I can give my preference towards certain type of actors. In reality, it happens. So in life, the preference are feasible and do we do prefer everywhere, right? आगे चल के देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है जब हम रिवील्ड प्रेफरेंस पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स, थ्योरी ऑफ वीक एक्सियोम्स, वहां पे हमने देखेंगे, वहां पे आगे चल के देखना है। तो एक कार्डिनल कंसेप्ट है, एक ऑर्डिनल कंसेप्ट है। ऑर्डिनल कंसेप्ट में क्या होता है? ऑर्डिनल कंसेप्ट में यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं करते हैं, क्वांटिफाई हम करते हैं कार्डिनल कंसेप्ट में। और ऑर्डिनल कंसेप्ट में हम यूटिलिटी को रैंक करते हैं, इसमें हम यूटिलिटी को रैंक करते हैं। कार्डिनल कंसेप्ट में यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है ये ये ऑर्डिनल कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड है। नाउ व्हाट एक्चुअली इज इंडिफरेंस कर्व? व्हाट एक्चुअली इज ए इंडिफरेंस कर्व? लेट अस सी फर्स्ट थिंग। फर्स्ट इज it is different combination of two commodities, is different combination of two commodities, combination of two commodities
commodities which gives the same level of satisfaction, which gives which gives the which gives the same level of satisfaction, same level of which gives the same level of satisfaction. देखिए डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव, ये दो कमोडिटीज कुछ भी हो सकता है, सारीज बैट हो सकते हैं, या आपके बनाना एंड एप्पल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी दो कमोडिटीज का कम्बिनेशन हो गया जहां विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. Along the curve, my satisfaction level has to be constant. Now let us see if we have so if we have a shape of the curve, we take the shape of the curve. We take, this is the difference x-axis and y-axis, and we take on whatever we can. Let's take banana here, apple here. So a typical indifference curve would be like this. Typical indifference curve. This where the utility level is constant. Let's say U is the level of satisfaction that we get along the curve. The curve. Now what is it? Understand. Understand. Understand the curve. It is very important to understand the curve. This is this is one combination. We have certain level of bananas and certain level of apple. There are different combination of bananas and apple here. Now if we move from here to here, if we have, so we have gained certain uh, bananas, we have got certain bananas, but we have given up certain apple. So my satisfaction level is constant. So as we move along the curve here, as we move along the curve, the satisfaction level is constant. We have we have we have a curve which is downward sloping. Indifference curve is downward sloping curve. Indifference curve, it downward is a downward sloping curve. It is a downward sloping curve. The downward sloping curve. Understand it, why it is a downward. This concepts of downward sloping curve is from the definition of the curve. ये कहाँ से आया है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे हुआ है? ये डेफिनेशन से आया है. डेफिनेशन क्या कहता है? It's a different combination of two commodities. It's a different combination of two commodities where your satisfaction level is constant. Where your satisfaction level is constant. Where your utilities are constant. Right? So, therefore, therefore, can therefore it is downward sloping. Let's say I'm giving you, can this be the shape of indifference curve analysis? Can this be the shape indifference curve? Can the utility remain constant along this curve? If this is a B and this is A, we have the same number of banana, but the number of apple is increasing. So this cannot be the shape of indifference curve. Can this be the shape of indifference curve? This again cannot be the shape of indifference curve because apple is constant. We have more banana along the curve. Since apple is constant and we have more bananas, then again this cannot be the shape of the indifference curve. Can this be the shape of indifference curve? No, of course, this cannot be the shape of indifference curve. This cannot be the shape of indifference curve. So, because this cannot be, because along the curve we have more bananas and more maple. Since we have more of bananas and more of apple, since we have more of bananas and more of apple, therefore the curve cannot be like this. Curve can, so this also cannot be, this cannot be the shape, this cannot be shape. So only thing that is left is the curve has to be downward sloping. So these are first properties. This first properties of indifference curve, it is a downward sloping curve. Remember, understand the concept. Why it is a downward sloping curve? Because others, these all cannot be the shape. Only downward sloping, right? This is the first
properties of indifference curve. Indifference curve is downward sloping curve. Is that okay? समझ गए आप लोग? इंडिफरेंस कर्व का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? पहला प्रॉपर्टी होगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। हाँ, 3 लेवल पे इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके ग्राफिकल अप्रोच को देखते हैं, फिर उसके मैथमेटिकल अप्रोच को देखते हैं। यूजीसी क्वालिफाई करने के लिए हमें ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, लॉजिक पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई लॉजिक ही कर्व का शेप को बताएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा होता है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब जैसे हम बोलते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जैसे इस कर्व को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो फिर यहां पे एक लॉजिक है। व्हाई इट इज ए कन्वेक्स टू द ओरिजिन? व्हाई? इसका भी एक लॉजिक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पहला है, इट हैज टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग पहला प्रॉपर्टीज है, बट this cannot be the shape, only this can be the shape of indifference. Again there is a logic. Why there is a logic? We have to understand the relative importance of different bundle is the dynamics of the composition of the bundle. Initially, in our example, we had too much of apple and too little of bananas. We had too much of apple. You see, we have this much number of apple, but very little banana we have. So the importance of banana in the bundle is very high because we have very little bananas. So I'm ready to give up so many apples to get one banana. Let's say I'm ready to give up, I want need one more banana. So this is delta B, take it as 1, and this is what this is. This is delta A, delta A. This is the amount of apple that I have given up in order to get one piece of bananas. Amount of apple that I have given up, that is one piece, one unit of banana. So this is delta B as I have written it here. So this can also be delta B, and this is delta A. Now what happens? What is the difference between this bundle and this bundle? Here I had too much of apple and too little of bananas. Now the relative importance of apple has gone down. Relative importance of banana has gone down. Now we have more of bananas, but little of apple. Now I'm not ready to give up same amount of apple as I had given up earlier. Why? I have just explained you. पहले मैं एक बनाना लेने के लिए बहुत सारे एप्पल देने के लिए तैयार था, क्योंकि बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बनाना मेरे पास कम था, एप्पल बहुत ज़्यादा था। अब मेरे पास बनाना बढ़ गया है, एप्पल कम गया है। अब मैं एक बनाना लेने के लिए उतना एप्पल देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी भी दूँगा, क्योंकि मेरे सैटिस्फैक्शन को कांस्टेंट रहता है, लेकिन अब मैं कम देने के लिए तैयार हूँ। So the graph will tell you here, if we move from, let's say this is point A, this is B, this is C. If we move from point B, again this is, let's say this is delta B. Take it as a standard one. So see the amount of now apple that I'm ready to give. Amount of, now this was delta B. Now see, now this is delta A. Delta A. See the delta A. Earlier I had given up this much. Now I am giving up only this much. So this is very, and therefore this concept would be this is known as marginal rate of substitution, MRSXY. MRSXY, it says the amount of Y that you are ready to give up in order to take 1 unit of X. ये marginal rate of substitution क्या बोलता है? ये कहता है एक यूनिट Y लेने के लिए आप कितना यूनिट, एक यूनिट X लेने के लिए आप कितना यूनिट Y देने के लिए तैयार हो।
इतना, दैट इज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. So this is delta y upon delta x, delta y upon delta. This is MRSXY. So MRSXY is constantly decreasing. It is inherent in the assumption. MRSXY is decreasing. ठीक है, MRSXY decreasing. लॉजिक इसका साथ है, यूटिलिटी के बेस पे है. हमारे पास बनाना बढ़ते जा रहा है, अब बनाना का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, अब मैं उतना एप्पल नहीं दूंगा. डेल्टा वाई कंटिन्यूसली गिर रहा है तो डेल्टा एम आर एस वाई, तो देर से ये कहता है अमाउंट ऑफ एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस एक्स वाई डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग. ये ये इसका कंसेप्ट हो गया. एम आर एस एक्स वाई डिक्रीज कर रहा है, एम आर एस वाई डिक्रीज कर रहा है, ये इसका मतलब ही हो गया, एम आर एस वाई डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, और एम आर एस वाई डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये देयर फोर एम आर एस एक्स वाई डिक्रीजिंग, देयर फोर इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. देयर फोर it is it is convex to the origin, convex to the origin. ये convex to the origin है क्योंकि एम आर एस एक्स वाई डिक्रीज कर रहा है, ये बल्ज कर रहा है, एक्सिस की तरफ बल्ज कर रहा है. यू सी, ये एक्सिस की तरफ बल्ज कर रहा है. सी दिस कर्व, ये यू है, ये है, ये एक्सिस की तरफ बल्ज कर रहा है. हमारा एक्सरसाइज डिक्रीजिंग. मेरी बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा, मैं आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, एक क्विक कैप मैं देते जा रहा हूँ. इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहला चीज मैंने जो बताया, सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, के बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं. पहला चीज मैंने बताया कि इंडिफरेंस कर्व किस किस एजम्पशन पे बेस्ड है. इंजन इंडिफरेंस कर्व का सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल कंसेप्ट. इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल कंसेप्ट. सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एजम्पशंस है, इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल कंसेप्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है. मतलब हम, इट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटीज, द कमोडिटीज आर प्रिफर्ड. हम उसको एक प्रेफरेंस में रैंक कर सकते हैं. गुड्स कैन बी रैंक्ड एज पर द प्रेफरेंस. ठीक है, हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं यूटिलिटी को. पहला चीज. दूसरा चीज मैंने बताया कि इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट क्या है. इट्स ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज वेयर माय सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम along the curve, the satisfaction level. This is the second concept. Now corollary, इससे प्रॉपर्टीज निकलते हैं, प्रॉपर्टीज निकलते हैं. पहला प्रॉपर्टीज निकलता है, पहला प्रॉपर्टीज निकलता है कि ये कहता है कि पहला प्रॉपर्टीज निकलता है, ये कहता है कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. पहला प्रॉपर्टीज ये निकलता कहता है इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहला चीज. दूसरा चीज ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. दोनों का मैंने लॉजिक बताया है. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, व्हाई इट इज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट इज नॉट कनकेव टू द ओरिजिन. बहुत सारे कर्व हैं वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होते हैं, ये बल्ज कर रहा होता है आउटसाइड की तरफ. जैसा कि आगे चल के कभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, व्हाट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव क्यों होता है, उसका अपना एक लॉजिक होता है, क्योंकि वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यही कंसेप्ट है, सिमिलर कंसेप्ट है. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वहां पे इंक्रीज कर रहा होता है, और डिक्स वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर रहा होता है. इसलिए क्या होता है कि वो करके होता है, यदि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहेगा तो होगा. उसी पे आधारित यहाँ पे देखेंगे कि हमारा हमारा एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, और देयर फोर दिस इज दिस इज देयर फोर दिस इज अ कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. ये दूसरा हो गया. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे पे हम चलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व are non-intersecting. Two ICs difference curve are non-intersecting and non-intersect. Two indifference curve are non-intersect. ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, the curves can either intersect. If they do not intersect, they are parallel. हम ये नहीं कहेंगे they are parallel. Two indifference curve can, अब देखिए इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट कैसे आता है. एक along the curve utility level is constant.
ये 2 3 4, हम कर्व जैसे बताया कि ये है ABC, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल है, हर बंडल पे आपका जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, ABC ये कांस्टेंट है, ABC ये कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे कर्व बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये क्या हो गया, these curves are u dash, u double dash, ये क्या हो गया, now this u dash represent a higher utility level than u dash, is ये कर्व जो है u dash is higher you go, higher is the level of set, now because you have more of apple or you have more of bananas or you have more of both, इसके कारण क्या होता है, यूटिलिटी लेवल ज्यादा होता है। यदि यूटिलिटी लेवल ज्यादा है तो कर्व दूसरा बन जाता है। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब हो गया, यदि मान लीजिए इसको, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये दो कर्व मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, यू एंड यू डैश, इसका मतलब क्या होता है कि एक बंडल है, ये दो यूटिलिटी को बता रहा है। ये बंडल क्योंकि इस कर्व पे है तो एक यूटिलिटी बता रहा है, और ये बंडल इस कर्व पे भी है इसलिए दूसरे यू डैश को बता रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, एक बंडल एक ही यूटिलिटी को बताएगा, है ना। क्या हम इसको कंपेयर करके भी देखें, ए बी और इसको सी मान ले, ए का यूटिलिटी सी की यूटिलिटी के बराबर है और बी का यूटिलिटी सी की यूटिलिटी के बराबर है, इसका मतलब ए का यूटिलिटी बी की यूटिलिटी के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, हमारा सब कुछ, हमारा थॉट पैटर्न ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, तो इसको कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम, ये तीसरा पद है, टू इंडिफरेंस कर्व आर नॉन इंटरसेक्टिंग, ये हो गया। उसके बाद एक, अभी जब भी मैंने बताया था, इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस मैप, हायर इज द कर्व, हायर इज द यूटिलिटी लेवल, लेट इट बी अ फोर्थ प्रॉपर्टी। we have the concept of indifference map, so fourth property is indifference map itself, indifference map, it's ये पहला prop क्या, indifference map, ये हो गया। higher is the curve, higher is the level of satisfaction, higher is the curve, higher is the level of satisfaction, so what is the indifference curve, what are the properties of indifference curve, it's a downward sloping, number one, it's convex to the origin, number two, they are non-intersecting, number three, and the indifference map, there are four, there are four properties of indifference curve। कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसके एनालिसिस को ठीक से पढ़ लिया जाए, ठीक से पढ़ लिया जाए कि ये क्वेश्चंस, अभी मैं इक्विलिब्रियम समझा देता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं, इस पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, मेरा क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इफ द टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इस पर ध्यान में रखिए, इसको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हम जब इक्विलिब्रियम पॉइंट बता देंगे तब में बताएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसके शेप अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सेप्शन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और व्हाट इज द शेप इफ द टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक प्रश्न है। इफ वन ऑफ द गुड्स आर बैड, गुड एंड बैड, इसका भी कंसेप्ट है, जितना हम ज्यादा लेना चाहें तो कमोडिटीज गुड हो सकता है, किसी कमोडिटीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन हम कम कंजम्पशन करना चाहेंगे, वो बैड हो जाएगा, मतलब कम कंज्यूम करेंगे तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। बहुत सारे कंसेप्ट इस पे बनते हैं, गुड एंड बैड, ये भी एक एक्सेप्शंस में आते हैं। और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो आप लोग को कौन सा किताब पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, एकदम टाइम टेस्टेड कुछ किताबें आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, उस किताबों पर नज़र रखिए, और वो काफ़ी है। एक है कुत्सियानी, माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय कुत्सियानी, और हॉल एंड वेरियन, दो किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं। यदि दो किताबों को हम ठीक से पढ़ेंगे तो हम एक अच्छा सा इसमें कर सकते हैं, एक अच्छा सा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया टू इंडिफरेंस कर्व, नॉन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ठीक है। अब एक नए टूल पे आते हैं, बजट लाइन। बजट लाइन हमें अपनी औकात बताता है। व्हाट इज अ बजट लाइन, बजट लाइन, बजट लाइन का मतलब क्या होता है
ये समझिए लक्ष्मण रेखा है। जैसे लक्ष्मण रेखा को कहा गया था कि आप इस पिताजी को कहा गया था कि आप इस रेखा को क्रॉस मत कीजिएगा, उसी तरह से एक बजट लाइन का कंसेप्ट है। यू कैन डू वॉट एवर यू फील लाइक बट विद इन दी बजट लाइन। यू कैन शुड नॉट क्रॉस बजट लाइन। इफ यू क्रॉस बजट लाइन यू आर इन ट्रबल। इफ यू क्रॉस बजट लाइन यू आर इन ट्रबल। ये ऐसा कहा गया था। तो ऐसा यहाँ पे देखिए बजट लाइन का कंसेप्ट, ये तो एक सिमिली है, कहानी कहानी से मैंने आपको समझ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बजट लाइन की मैं परिभाषा बताता हूँ फिर कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए बजट लाइन, it's a different combination. If you intend of taking a definition or a one line about it, if you intend to take definitions of budget line, what can be the definition of budget line? Budget line is a different combination of two commodities. देखिए ध्यान दीजिए, what is the indifference curve? Indifference curve is a combination, different combination of two commodities. वहां भी यही था, which gives the same level of satisfaction. वो इंडिफरेंस कर्व था। व्हाट इज अ बजट लाइन? बजट line is a different combination of two commodities which a consumer can buy. Can का concept आ गया ना, given the prices and the given the prices and the income of the consumer. ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं different combination of two commodities, different combination, different combination of two commodities, different combination of two commodities which a consumer can buy, which a consumer which a consumer can buy, which a different combination of two commodities which a consumer can buy, which a consumer can buy, given the prices, given the prices and income of the consumer, and income of consumer. बहुत बेसिक चीज है, ये पहला चीज है इकोनॉमिक्स में जो आपको सीखना है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केट, मार्केट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जैसे मार्केट पढ़िएगा तो मार्केट हैज टू फोर्सेस, इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट। जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा था, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई, तो इनविजिबल है। और फोर्सेस ऑफ डिमांड पढ़िएगा तो आपको ये कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड कंज्यूमर से आता है। इसलिए मैंने ये पहला टॉपिक आज पहले उठाया, ये बेस है। फर्स्ट थिंग इज द बेस, यहाँ से हम इकोनॉमिक्स का इवॉल्व होता है, इकोनॉमिक्स का। गिवन द प्राइसेस एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, ये दो चीज होता है। गिवन द प्राइसेस, तो देखिए डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, इसका ध्यान रखिएगा। प्राइसेस दिया होना चाहिए, दोनों कमोडिटीज का प्राइसेस दिया होना चाहिए, और इनकम दिया हुआ है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है? पी एक्स दिया हुआ है, प्राइसेस द कमोडिटी एक्स, ये दिया हुआ है। पी वाई दिया हुआ है, प्राइसेस द कमोडिटीज वाई दिया हुआ है। ठीक है, एम को मान लीजिए ये इनकम दिया हुआ है, ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये तीन चीज दिया हुआ है, तीन चीज दिया हुआ है। ठीक है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ जाते हैं। प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एक्स, ऑफ द कमोडिटीज एक्स। और हमने कमोडिटी एक्स को क्या लिया था? बनानास लिया था। व्हाट इज द प्राइस? प्राइसेस ऑफ कमोडिटी वाई, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी commodity Y. This is the commodity X and price is the commodity Y. This is the income of the consumer. Let's say he buys two commodities in such a way that he spends his income such a way. Uh, we see it here that
let's say two examples. Let's say two hypothetical examples here. This is commodity X here, bananas, and this is commodity Y here, which is apple in our example. ये लिया था. मान लीजिए दो ऐसा चीज लेता है कि वो क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है कि सारे का सारा जो अपना इनकम है सिर्फ एक्स पे लगा देता है. इट्स ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच ए कंज्यूमर कैन बाय. So let us assume one thing, that he spends his entire money on the purchase of X. So how much X he can purchase? That is M divided by PX. Okay, बहुत सिंपल है. 100 रुपया है और बनाने का दाम 10 रुपया एक है. तो उन्होंने क्या कर लिया, इतना बनाना खरीद सकता है. ठीक है. This is the amount of banana that he can buy. And let's say this is the, if he spends all his income, यदि कंज्यूमर अपना सारा इनकम वाई के खरीदने में लगा देता है तो ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन पी वाई. एम अपॉन पी वाई, ये एप्पल हो जाएगा. तो या तो ये इतना एक्स खरीद सकता है, ये वन कॉम्बिनेशन हुआ एक्स एंड जीरो. इस ऑर्डिनेट को लिखना पड़े तो ये एक्स एंड जीरो हो गया, और इस ऑर्डिनेट को लिखना होगा जीरो एंड वाई. यहाँ पे ये एप्पल नहीं खरीद रहा है, यहाँ पे ये बनाना नहीं खरीद रहा है. और या तो वो एप्पल खरीदता है या तो वो बनाना खरीदता है. कंज्यूमर या तो एप्पल खरीदता है या वो सिर्फ बनाना खरीदता है, या इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदता है. तो यदि मैं इसको जोड़ दूंगा तो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना, different combination of apple and banana that a consumer can buy, that a consumer can buy. ठीक है. तो ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया जीरो एंड वाई, जीरो एंड वाई. ये हो गया एक्स एंड जीरो, ये हो गया एक्स एंड जीरो. ये दो कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक है. ये दोनों खींचे तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन. आपने समझ गया ना, बजट लाइन. इसका भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं कि एक यूनिट एक्स खरीदने के लिए, एक यूनिट एक्स खरीदने के लिए, एक यूनिट एक्स खरीदने के लिए वो कितना यूनिट वाई उसको गिव अप करना पड़ेगा. एक यूनिट एक्स यदि खरीदना, यहाँ भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आ जाएगा, एम आर एस एक्स वाई. एम सॉरी, यहाँ भी आ जाएगा कंसेप्ट एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. यदि एक यूनिट एक्स खरीदना चाहता है तो कितना हो जाएगा. तो यदि ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई. एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, क्योंकि बजट लाइन का हमें एक इक्वेशन भी मालूम हो सकता है, इक्वेशन भी हो सकता है. ये इक्वेशन हम इस तरह से देते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स कितना एक खरीद रहा है और उसके प्राइस पी एक्स से लिखें इक्वेशन, विल राइट इट एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, पी एक्स इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू एम. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू एम, और this is the expenses that he has done on, expenses that he has done on x. ये जो है पी एक्स प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स आपने कितना लिया है. मान लीजिए एक एप्पल का दाम 50 रुपया है, आपने दो एप्पल ले लिया, दो एप्पल ले लिया तो 100 रुपये आपके चले गए. तो प्राइस मल्टीप्लाइड विद द क्वांटिटी, इसी ने प्राइस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी. तो ये हो गया एक्सपेंसेस ऑन एक्स, ये हो गया एक्सपेंसेस ऑन वाई. हमारे एग्जाम्पल में ये बनाना है और ये एप्पल है. तो एक्सपेंसेस ऑन एक्स प्लस एक्सपेंसेस ऑन वाई इज इक्वल टू एम. ये एक बजट लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन. इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा और इस पे ध्यान रखिएगा. फार्मूलाज जितना है उस पे ध्यान रखिएगा, जहाँ मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको ध्यान रखिएगा. प्रश्न आते हैं, जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न आते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, पे ध्यान रखना है. यदि और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, बाद में एक शीट बना लेंगे सब फार्मूले का, जितने डेफिनेशन है सबका शीट बना के, चूँकि लास्ट मिनट रिवीजन आप कर सकें.
आप अपने स्कोर को बढ़ा सकें, और एमसीक्यू और प्राइवेट टेस्ट हमारा चलता रहेगा। इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते रहेंगे, साथ में आपको हम इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ा लेंगे। पहले कुछ दिनों में माइक्रो मैक्रो में पढ़ा दूंगा, चूंकि माइक्रो मैक्रो पढ़ने के बाद फिर इंडियन इकोनॉमी आपको समझ में आएगा। तो इंडियन इकोनॉमी भी चलता रहेगा, उससे करंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं जो देखेंगे। लेकिन वो सब समझने के पहले हमें ये चीज़ समझना है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो द बेस्ट आई कैन, द बेस्ट का कंसेप्ट कहाँ से आएगा? इंडिफरेंस का से आएगा। कैन का कंसेप्ट कहाँ से आएगा? बजट लाइन से आता है। अब इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देखिए, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हमारा आइडिया यहीं पे था। आइडिया हमारा था कंज्यूमर्स, हमें आइडिया यहीं से मिल रहा था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि हम अपने पैसे को इस प्रकार खर्च कर रहे हैं, एक कमोडिटी पे या बहुत सारी कमोडिटीज पे इस प्रकार खर्च कर रहे हैं कि हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है। कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन अ कमोडिटी or a combination of commodities in a such a way that maximizes his satisfaction. The way he spends to maximize his satisfaction is called equilibrium. कौन सा कम्बिनेशन में को लगता है कि नहीं यही कम्बिनेशन मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे लेना ही चाहिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, बहुत अच्छा है, ट्रेड ऑफ है। इसके इस थ्योरी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसके इस कंसेप्ट पे बेस बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें आगे देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कैसे देखते हैं, तो देखते हैं। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट हो गया, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व, एंड वी हैव ए इंडिफरेंस मैप, यू यू डैश यू डबल डैश। तो इस तरह से हमारा एक मैप है, देयर इनफाइनाइट इंडिफरेंस कर्व इन अ कमोडिटी स्पेस। एक कमोडिटी स्पेस में इन्फिनिटी है, देयर कैन बी लॉट ऑफ कर्व बिटवीन टू कर्व। Similarly, we have, and higher is the curve, higher is the level of satisfaction. And secondly, we have here, there is another concept, it's called budget line. Now we have only one budget line. We have only one budget line. Budget line can also shift, क्योंकि बजट लाइन किस चीज से बनता है? प्राइस से बनता है। बजट लाइन प्राइसेस ऑफ एक्स से बनता है, प्राइसेस ऑफ वाई से बनता है, इनका बनता है। वाई के प्राइसेस चेंज कर सकते हैं, एक्स के प्राइसेस चेंज कर सकते हैं, और इनकम चेंज कर सकता है। इनकम से यदि जब तक प्राइस और इनकम कांस्टेंट है तब तक ये नहीं बदलेगा, लेकिन प्राइसेस चेंज हो जाएंगे तो ये इनकम बदलेगा। इसके पैटर्न को देखेंगे, वहां से भी प्रश्न बनेगा, वहां से भी प्रश्न बनेगा, लॉ ऑफ डिमांड को हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से डिराइव करते हैं, फिर वो हमें पढ़ना है। हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आगे चल के, और यहीं पे हम इस तरह से आगे चल के देखेंगे। ये हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कमोडिटी एक्सप्रेस हो गया, ये एक्स एंड वाई का। बनाना और एप्पल करके जो शुरू में मैंने लिया था, तो आप कमोडिटीज कुछ भी ले सकते हैं। और ये भी क्या हो गया, एक्स एंड वाई हो गया। अब दोनों कर्व को सुपर इम्पोज किया जा सकता है, बिकॉज एक्सेस आर द सेम, बिकॉज एक्सेस आर द सेम, द कर्व्स कैन बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अनदर। ठीक है, कर्व्स कैन बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अनदर, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन। See, this is what I have done. See, this is, uh, let's say this is what we have. This, there is a curve here, it just touches here. There can be curve here, there can be curve here. See, I have taken 3 curves. वो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन 3 कर्व्स है, समझने के लिए ठीक है। ये यू है, ये यू डैश है, ये यू डबल डैश है। 3 कर्व हमने लिया है, ये इंडिफरेंस में है, तो बहुत सारे कर्व हो सकता है। ये कमोडिटी एक्स हो गया, ये कमोडिटी वाई हो गया। See, a consumer can purchase, a consumer can purchase anything on the budget line or below budget line, budget set जिसको बोलते हैं। He can buy any commodity here, or he can buy any commodities on indifference curve. So he can buy what? He can buy this commodity, this bundle, and this bundle. Yes, because this lies on the budget line. Let us give a name to budget line, BL. If the budget line is BL, so he can either purchase this commodity or this commodities. Commodity, call it A and B or M and or C and D, whatever, right? Can purchase, but his satisfaction level will be what? His satisfaction level, he can purchase, but his satisfaction level will be determined by the utility U.
सेटिस्फैक्शन उसको कहाँ से मालूम चलेगा? सेटिस्फैक्शन तो उसको यू से मालूम चलेगा। सेटिस्फैक्शन को यू है, यू है। बट वो ये भी खरीद सकता है, लेट्स से दिस बंडल, वो ये भी खरीद सकता है जहाँ पे यू डैश टच कर रहा है, ये भी खरीद कर रहा है। खरीद ये भी सकता है, खरीद ये भी सकता है, खरीद भी सकता है, लेकिन ये खरीदेगा तो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल यू डैश है, और यू डैश इज डेफिनेटली ग्रेटर देन यू। यू डैश यू डैश इज ग्रेटर देन, इस चीज को ध्यान से रखिए, यू डैश जो है ये यू से ज्यादा है, यू से ज्यादा है। तो इसका मतलब यदि यहाँ पे खरीदेगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल, वो चाहेगा कि हम यू डबल डैश पे खरीदें, वो चाहेगा कि हम यू डबल डैश पे जाएं, लेकिन कैन ही गो टू यू डबल डैश? इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू यू डबल डैश? सर्टेनली नॉट। he cannot he cannot cross the budget line. द वर्ड मैंने शुरू में जो यूज किया था लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। यदि आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपका जो बजट है आप उसके अनुसार से रखिए। तो आप कहाँ पहुंच गए? ई पे पहुंच गए, विच इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपका ये ग्राफिकल लॉजिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, तीनों को लेके चलना है। हर जगह कुछ ना कुछ आपको लगाना है, हर जगह कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं ग्राफिकल एनालिसिस आ जाएगा, तीनों का लेके चलना है। और लॉजिकल तो समझना ही समझना है, क्योंकि लॉजिकल समझिएगा तब आप मैथमेटिकल समझ पाएगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट नहीं समझ पाएगा, तो लॉजिक ये समझना है। यदि आप इतना चीज समझ गए तो फिर हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये हमारा बजट लाइन है, और जैसा कि पिछले स्लाइड्स पे हमने देखा ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, दिस इज पॉइंट ऑफ ई। तो वी हैव इक्विलिब्रियम कंडीशन, वी हैव इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। वी हैव इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये पहला चीज है। पहला चीज क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस ग्राफ को देखते हुए हम क्या लिखेंगे? कंज्यूमर रिचेस इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैन बी द बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? द बजट लाइन must be must be tangent to must be tangent to indifference curve। बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। टेंजेंट का मतलब क्या? देखिए, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, और उसके पहले हमने देखा था, पिछले ग्राफ में हमने देखा था, हमने ये भी देखा था, ये दोनों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ टेंजेंट नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं बज इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन यहाँ टेंजेंट हो रहा है, डस्ट टच करते हुए निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आज ये पहला है, बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू, दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, दैट इसका मतलब होता है एट इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ बजट लाइन should be equal to slope of indifference curve, slope of indifference curve। ठीक है, या इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। हमें इस चीज़ों को देखना है, हमें देखना है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप का कंसेप्ट तो यही होता है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स? यदि इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखें तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, राइट? एंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हमने कहा मैथमेटिकल डेरिवेशन करना पड़ेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का। वो जो इक्वेशन आया था उस इक्वेशन से हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन करके निकाला था, क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई, इसको निगेटिव में लिखेंगे, और यही भी निगेटिव ही रहता है, चूंकि
आप x को ज़्यादा लेते हो तो y को कम करना पड़ता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो निगेटिव, दिस इज ऑल्सो निगेटिव। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, दैट इज एम आर एस एक्स वाई, दैट इज एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू, should be equal to, should be equal to, that means MRSXY is equal to PX upon PY। आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है इकोनॉमिक्स में। आगे चल के इसके बहुत सारे आते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आइएगा, जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहेंगे जो कि सिलेबस में मेंटेन है। जितना डीप में हम सिलेबस फॉलो करेंगे, यदि आपको इन बेसिक टूल्स का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत जगह ये मेहनत करेगा। और हम इसमें आगे देखेंगे पी एक्स अपॉन पी वाई, ये हमारा हो गया पी एक्स अपॉन एम आर एस एक्स वाई इजिकल टू पी एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजिकल टू सुपर वाई सी इजिकल टू पी एक्स अपॉन एम आर एस वाई इजिकल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। दैट ओके? इज दैट ओके? नाउ देयर इज अ सेकंड कंडीशन आल्सो, इक्विलिब्रियम कंडीशन, बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ये पहला चीज है, पहला कंडीशन डाला जिसको मैंने निकाला। दूसरा कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व इटसेल्फ शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने पहले भी बताया था कि इंडिफरेंस कर्व के दूसरे से भी हो सकते हैं यदि एजम्पशंस हमारा अलग है। समटाइम इंडिफरेंस कैन बी हॉरिजॉन्टल आल्सो, नो, the goods are neutral, no, I'm neutral to certain goods, you keep on giving me, doesn't make. So in that case, the the equilibrium conditions can differ. Some of the indifference can be concave to the origin, bulging outside है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस पे फिर ये टेंडेंसी नहीं आएगा। तो दो कंडीशन, इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी बोलते हैं। नेसेसरीली है तो वी विल से व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर कंडीशन, दैट इज सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आई हैव रिटन इट अर्लियर, दैट टेंजेंट, ये टेंजेंट वाला कंसेप्ट मैंने तो लिख ही दिया था, टेंजेंट होना चाहिए। या पहला कंडीशन क्या होता था, एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये मैंने बता दिया था पहले। पहला कंडीशंस मैंने बता दिया था। दूसरा कंडीशंस क्या है कि बजट लाइन, सॉरी, इंडिफरेंस कर्व शुड बी, शुड बी कॉन्वेक्स टू द origin, should be convex to the origin। इसका मतलब क्या हुआ, एम आर एस एक्स वाई शुड बी डिक्रीजिंग। इसका मतलब हो गया, कॉन्वेक्सिटी का मतलब मैंने समझाया था, और मैंने समझाया था कि कॉन्वेक्सिटी क्यों होता है, क्योंकि एम आर एस एक्स वाई डिक्रीज कर रहा होता है। दैट मीन्स एम आर एस एक्स वाई इज डिक्रीजिंग, एम आर एस एक्स वाई इज डिक्रीजिंग, क्या मतलब होना, ये दो कंडीशन होता है, ये दो कंडीशन होता है। दिस इज हाउ वी डिटरमाइन। इसमें बहुत सारी चीजों को देखना है, इसमें हमें आगे चल के देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, देन derivation of demand curve, derivation of price consumption curve, derivation of price consumption curve, which will give the derivation, and we'll see the uh, different types of demand curve. Let's say demand curve uh, for a inferior good, demand curve for a normal good, demand curve for a given goods. Things are given, and when the prices fall, the price effect is the combination of two effect, substitution effect and the income effect. That's another very important concept. Exceptions to indifference curve, different shape of the indifference curve is another very interesting curve. Interesting topic related with this topic, interesting branch of knowledge, interesting corollary of this assumptions। ठीक है, चूंकि हम ये समझें तो वो समझ पाएंगे। प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा से देखना है, तो अच्छा से देखना है और समझना है, हमें हमें इतना चीज़ समझना है। ठीक है, और यहाँ से लेके मैं आज का जो ये है ये कर दूंगा। जैसे जैसे आगे पढ़ूंगा, ये मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, उसके बाद वेटेज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो हम पहले शुरू कर दिए हैं, माइक्रो मैक्रो यदि खत्म हो जाता है तो फिर हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ाना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लॉजिक लगाते रहिए, टेस्ट होंगे आपको,
पीपीटी स्लाइड्स में की तरह हर चीज़ दिखाया जाएगा, बेसिक डेफिनेशन दिया जाएगा, तो आपके कंसेप्ट हो जाएंगे। पर्सनल डाउट होंगे तो उसको भी हम सॉल्व आपसे मिलना चाहेंगे और पर्सनल सेशन देंगे। जितना भी हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेहनत करते जाइए आपके साथ, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये क्लास को ख़त्म करता हूँ। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विश दैट God gives me a chance to be get associated with you people. अंशु, आजा बेटा। हाँ, आजा। हाँ 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 हाँ।